हेलो फ्रेंड्स, लिटरेरी माइंड के यूट्यूब चैनल में सबका स्वागत है। आज हम जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ने वाले हैं। अगर आप किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि टीचिंग एग्जाम्स में जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी से हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यदि आप किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हो, फिर भी आप इंटरेस्टेड हो ये समझने में कि हमारे इंटेलिजेंस का, हमारे थिंकिंग का और हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज का विकास कैसे होता है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, तो भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ये थोड़ा समझ लेते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है। तो दरअसल जब हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि हमारे थॉट, हमारा परसेप्शन और हमारा इंटेलिजेंस और हमारी रीजनिंग कैसे डेवलप होती है, कैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कैसे डेवलप होती है। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ें और ये देखते हैं कि हम जीन पियाजे के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि जीन पियाजे कौन थे। तो जीन पियाजे, आप यहाँ पे देख सकते हो जीन पियाजे का पिक्चर। जीन पियाजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। तो पहले वो एक बायोलॉजिस्ट थे, फिर बाद में उनके एक वर्क एक्सपीरियंस से उनका इंटरेस्ट साइकोलॉजी के फील्ड में डेवलप हुआ और उन्होंने साइकोलॉजी के फील्ड में, स्पेशली चाइल्ड साइकोलॉजी के फील्ड में काफ़ी काम किया, चाइल्ड डेवलपमेंट की फील्ड में काफ़ी काम किया। और उनका एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है चाइल्ड डेवलपमेंट की फील्ड में। वो एक कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। कंस्ट्रक्टिविस्ट जो होते हैं, उनका मानना होता है कि जो बच्चे होते हैं वो एक्टिव लर्नर होते हैं, वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो नॉलेज को केवल रिसीव नहीं करते, वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करके, एक्टिविटीज करके। तो पियाजे भी एक कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। उनका बिलीव था कि जो बच्चे हैं वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन करके, एक्टिविटीज करके। और पियाजे जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट थे। अगर हम एपिस्टेमोलॉजी की बात करें तो वो ये ब्रांच है फिलॉसफी का एक, जिसमें कि नॉलेज के नेचर पे बात की जाती है, नॉलेज के सोर्स पर बात की जाती है और ये बात की जाती है कि नॉलेज कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, नॉलेज कैसे गेन किया जाता है। तो जब जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी की बात हम करते हैं तो जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी को डेवलपमेंटल एपिस्टेमोलॉजी भी कहते हैं। इसमें ये पियाजे का मानना था कि जैसे बच्चों का मैच्योरेशन होता है, जैसे उसमें बच्चों में ग्रोथ होती है, तो वैसे वैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता जाता है। तो और अगर हम इनकी थियरी की बात करें तो जीन पियाजे ने स्टेज थियरी दी थी। इनका मानना था कि कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो स्टेजेस में होता है और हर स्टेज में बच्चे का कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट होता है वो प्रीवियस स्टेज से क्वालिटेटिवली डिफरेंट होता है पूरी तरीके से। तो आगे चलते हैं, फिर देखते हैं कि पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में क्या कहना है। पियाजे कहते हैं कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो उस पे चार चीजें हैं जिनका इन्फ्लुएंस होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे। पहली चीज की बात वो करते हैं वो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन है। जब हम बायोलॉजिकल मैच्योरेशन की बात करते हैं तो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन जीन्स से डिसाइड होता है। जैसे जो ग्रोथ होता है, जो फिजिकल, अगर हम ग्रोथ की बात करें तो इसमें मोस्टली फिजिकल ग्रोथ ही आता है। बच्चा छोटा होता है तो जब वो अपने उसकी बॉडी पर उसके सेंसर्स पे उसके मोटर स्किल्स डेवलप नहीं हुई रहती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो फिर उसमें जो उसकी बॉडी में चेंजेस आते रहते हैं। तो वो चेंजेस उसको अनेबल बना करते हैं कि वो एक्टिविटीज कर पाए, अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन कर पाए और फिर वो सीखता है। तो जीन पियाजे जो पहली बात करते हैं वो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन की बात करते हैं। दूसरी बात वो करते हैं कि एक्टिविटी। तो जब बच्चा बड़ा हो, जो बच्चे का मैच्योरेशन, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन होता है तो वो एक्टिविटीज करने में सक्षम होता है। एक छोटा सा बच्चा है, वो अगर अपने सेंसेस को, अपने ऑर्गन्स को जो उसके हैं, अगर वो उसको कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा तो वो एक्टिविटीज कैसे कर पाएगा। तो जो बच्चा जब जैसे जैसे बायोलॉजिकली मैच्योर होता है वैसे वैसे उसकी जो कैपेसिटी होती है एक्टिविटी करने की वो बढ़ जाती है, बढ़ती जाती है। तो बच्चा वो एक्टिविटी करता है और इससे उसका उसके एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन भी बढ़ता है। और फिर अगर तीसरी बात करें तो हम सोशल एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं। जब हम सोशल एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं तो कोई बच्चा जो होता है वो एक सोसाइटी में
पैदा होता है, एक सोशल एनवायरनमेंट में पैदा होता है, जहाँ पे कि वो पहले से ही जो नॉलेज, पहले से ही जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो पहले से ही नॉलेज गेन कर रखी है और उस सोसाइटी ने, उस कल्चर ने, तो वो भी एक अहम रोल निभाता है बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। वो हेल्प करता है। अगर ऐसा ना हो, कल जो पहले से ही कल्चर ने नॉलेज एक्वायर किया हो, वो बच्चे के लिए अवेलेबल ना हो, तो फिर से बच्चे को सारी नॉलेज री इन्वेंट करनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है और वो संभव नहीं है। तो तीसरी चीज हो गई। और चौथी चीज की पियाजे जो बात करते हैं वो इक्विलिब्रेशन की बात करते हैं। इक्विलिब्रेशन का मतलब होता है कि बैलेंस करना। तो इक्विलिब्रेशन एक बाद में हम देखेंगे। तो आगे जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी में, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो पियाजे कहते हैं कि जो ह्यूमन स्पीसीज है या कोई भी स्पीसीज है, वो उस टू बेसिक टेंडेंसीज इनहेरिट करती है, जिसको वो इनवेरिएंट फंक्शंस कहते हैं। ये फंक्शन चेंज नहीं होते हैं। तो पहली बात वो जो करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जो पहली टेंडेंसी होती है वो ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसका मतलब पुटिंग थॉट्स और एक्शंस इन अ कोहेरेंट ऑर्डर। तो जो मनुष्य होता है, जब वो इंटरेक्शन करता है अपने एनवायरनमेंट से और सोशल एक्सपीरियंसेस से वो सीखता है, तो वो जो भी कुछ सीखता है उसको एक कोहेरेंट ऑर्डर में रखता है, अपने थॉट्स को एक कोहेरेंट वे में रखता है, कोहेरेंट ऑर्डर में। इसी को वो ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो उसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट है इसी में इनका, वो स्कीमास है। जिसको स्कीमा की अगर हम बात करें, तो वो साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है और बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है थिंकिंग का। तो यहाँ पे देखिए स्कीमा क्या होता है। जैसे ये बर्ड है यहाँ पे, और बर्ड है तो हम देखते हैं कि ये बर्ड यहाँ पे ये बर्ड है। और ये बर्ड का पिक्चर अगर अगर हम देखते हैं तो हमारे मस्तिष्क में एक ये हमारे मस्तिष्क में एक चित्र बन जाता है इसका, और एक स्ट्रक्चर बन जाता है कि हाँ, ये यहाँ पे देखो कि इसके फेदर्स होते हैं, टेलोन्स हैं, विंग्स हैं। तो हम एक अपना स्ट्रक्चर बना लेते हैं मस्तिष्क में, और वही स्ट्रक्चर को स्कीमा कहते हैं, पियाजे। और जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं हमारी थिंकिंग के। तो आगे हम मूव करते हैं। तो पियाजे जो दूसरा इनवेरिएंट फंक्शन की बात करते हैं वो एडाप्टेशन की बात करते हैं। इसका मतलब होता है कि टू एडजस्ट टू न्यू सिचुएशन। तो एडाप्टेशन का मतलब होता है कि नए सिचुएशन में, न्यू सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट करना। तो एडाप्टेशन में दो प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, पहला एसिमिलेशन और दूसरा एक्मोडेशन। जब एसिमिलेशन की बात की जाती है तो एसिमिलेशन तब होता है जब हम अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा, जो हमारा एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो स्ट्रक्चर है, साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, जब हम उसका उपयोग करते हैं किसी नई सिचुएशन को समझने के लिए, तो उसको एसिमिलेशन कहते हैं। और एक्मोडेशन तब होता है जब हम एसिमिलेट करते हैं और हम एसिमिलेशन जब नहीं हो पाता है, जब हम नहीं उसको समझ पाते हैं नई चीज को पुरानी स्कीमा का यूज करके, तो फिर हमें अपनी स्कीमा को मॉडिफाई करना होता है, बदलना होता है। तो उस प्रोसेस को हम एक्मोडेशन कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इस पिक्चर में कि स्कीमा है। अगर बच्चे ने कैट देखा और उसने देखा कि कैट, उसके चार 4 लेग्स हैं, कैट ऐसे दिखती है, पूरा उसका स्ट्रक्चर, उसका स्कीमा बना हुआ है इसके माइंड में। तो लेकिन जब वो फिर से एक कब को देखता है, एक शेर के बच्चे को देखता है, तो वो देखता है, तो वो फिर कहता है कि ये कि दिस इज कैट। तो यहाँ पे वो फिर सीखता है, बड़ों कोई उसको बताता है कि ये कैट नहीं, ये कब है। तो फिर बच्चा क्या करता है लास्ट में, तो बच्चा ये फिर उसमें उसको डिफरेंस समझ में आ जाता है, वो डिफरेंस करना सीख जाता है कि कब और कैट में क्या डिफरेंस होता है। तो इस प्रोसेस को एक्मोडेशन कहते हैं। तो हम फिर आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि इक्विलिब्रेशन, इक्विलिब्रेशन की जब हम बात करते हैं, तो जब हमने देखा कि जो हमारा प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा है, जब हम कोई नई चीज इनकाउंटर करते हैं, तो हम प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा को अपना अप्लाई करते हैं समझने के लिए। पर जब हम समझ नहीं पाते तो डिसइक्विलिब्रेशन क्रिएट होता है, हमें डिस्कम्फर्ट होता है। और ये इनकरेज करता है कि हम सीखें और अपनी थिंकिंग को चेंज करें, स्कीमा को, ताकि जो है हम नई सिचुएशन को
समझ पाए, यही। फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। हम जीन पियाजे की थियरी को अच्छे से कवर कर रहे हैं, तो अभी ये वीडियो यहीं पे एंड होता है और आने वाले सेकंड पार्ट में हम यहीं से फिर इक्विलिब्रेशन से कंटिन्यू करेंगे और आगे जीन पियाजे की स्टेजेस को देखेंगे।